ओके, हाय एवरीवन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लेट अस स्टार्ट। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले अपने को समझना होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, अंग्रेजी में अगर अपन उसका डेफिनेशन बोले तो आपके सामने लिखा हुआ है। द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस विच इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल। Sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false or but not both। देखो यार, मेरा पर्सनली क्या है कि मेरे को अंग्रेजी ना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं आपको है ना देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में बता सके, पहली बात। और सुनना मेरी बात, जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में बता सके और उसका आंसर हमेशा 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 सेम हो, वो स्टेटमेंट है। सिंपल इज दैट, एकदम सिंपल। जैसे मैंने अगर अद्वैत को बोला कि अद्वैत गेट आउट, तो ये क्या स्टेटमेंट हुआ क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसका जवाब अद्वैत जो है कुछ देगा नहीं, यस और नो नहीं देगा ना। हो सकता है चुपचाप निकल जाए, उसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है, कोई सेट आंसर नहीं है उसका। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 + 2 = 4, है ना, क्या आप इसको ट्रू और फॉल्स में बोल सकते हो? 2 + 2 = 4, क्या आप इसको ट्रू या फॉल्स में डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल, आप इसको ट्रू बोलोगे, तो ये ट्रू है। तो दिस इज एन स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रू और फॉल्स में आप इसको बता सकते हो क्या? यस, अगर आप बता सकते हो तो इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अदरवाइज वो अंग्रेजी का स्टेटमेंट हो जाएगा। हमको अंग्रेजी के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट से लेना देना है। तो मैंने क्या बोला, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये डेफिनेटली ट्रू है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं, बहुत ध्यान से देखना। जो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया वाला एग्जाम्पल था वो हमेशा ट्रू रहेगा। आज 10 तारीख है, आज भी वो ट्रू रहेगा, कल 11 तारीख है, कल भी वो ट्रू रहेगा, और आज से 50 साल बाद भी ट्रू रहेगा होपफुली। मतलब अपन कंसिडर कर रहे हैं कि कैपिटल चेंज नहीं होगा, और मतलब पास्ट में भी हमेशा ट्रू था। बट मैं आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट देता हूं कि टुडे इज वेंसडे, है ना, क्या बोला मैंने आपके सामने, टुडे इज वेंसडे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये आज तो ट्रू है लेकिन ये कल फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कल थर्सडे आ जाएगा, फिर टुडे इज वेंसडे बकवास लगेगा कि नहीं नहीं टुडे इज नॉट वेंसडे, तो ये कल फॉल्स हो जाएगा, परसों भी फॉल्स होगा, हर दिन फॉल्स होगा, बस एक दिन ट्रू होगा, एक ही दिन ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये हमेशा, इसका आंसर अपन ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, गुड, बट क्या इसका हमेशा आंसर फिक्स्ड रहेगा? नहीं, इसका आंसर चेंज होता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको मैं अगर समराइज करके बताना चाहूं, हमने क्या पढ़ा है, वो स्टेटमेंट जिसका आंसर आप ट्रू फॉल्स में दे सके, और और उसका आंसर फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तो हमारे पास एग्जांपल्स है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स, 7 एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे, 8 एग्जांपल सॉरी। इन 8 एग्जांपल में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो मैथमेटिकल है और कुछ मैथमेटिकल नहीं है, तो अपन कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि गो एंड क्लोज द डोर, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? आप लिखे इसको एक बार, क्योंकि इसके आंसर मैं थोड़ी बताऊंगा आपको, भैया आप ही बताओगे मुझे, ठीक है। आप लिख तो रहे, पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, क्या लिखा है, गो एंड क्लोज द डोर, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? एनीवन? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं। नहीं है? उसका रीजन ये है कि इसका आंसर आप ट्रू फॉल्स थोड़ी बोल देंगे। मैंने अगर बोल दिया भाई विवेक को कि गो एंड क्लोज द डोर, वो ये थोड़ी बोलेगा कि फॉल्स, कोई सेंस थोड़ी बन रहा है इस बात का। तो आप इसको ट्रू फॉल्स में नहीं बोल सकते, तो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, क्या ये ट्रू फॉल्स वाली बात हो सकती है क्या? मे बी, जस्ट मे बी, बट इवन इफ ट्रू हो जाए तो वो हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। हो सकता है कि, वो डिपेंड करता है ना, ये तो यार सब्जेक्टिव हो गया। प्लेजेंट वेदर, हो सकता है किसी को बारिश पसंद हो सकता है किसी को बारिश पसंद ना हो, जैसे मुझे बारिश पसंद नहीं है। तो आपके रेस्पेक्ट में वो ट्रू है, मेरे रेस्पेक्ट में वो फॉल्स है। मान लो अगर हम दोनों के रेस्पेक्ट में भी वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, हम दोनों के लिए मौसम बहुत अच्छा है, हो सकता है कि कल ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज फॉल्स, है ना। वैसे भी वी कैन नॉट डिफाइन इट इन ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर में आप ट्रू फॉल्स थोड़ी बोलोगे, आप या तो बोल दोगे या तो कुछ और बोल दोगे या तो सुनोगे ही नहीं। तो दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट।
दो एग्जाम्पल बताने के बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं कि एवरी सेंटेंस विच इज एक्सक्लामेटरी मतलब ओ माई गॉड एक्सक्लामेटरी साइन, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछना, किधर गया था भाई तू, दिस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आंसर कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं होता है, उसका आंसर कुछ और होता है। एंड इंपेरेटिव मतलब कमांड हो गया, कमांड मतलब कि दरवाजा बंद कर दे, है ना, ये हो गया कमांड। तो ये वाले स्टेटमेंट कभी भी मैथमेटिकल नहीं होते। कौन कौन से, एक्सक्लामेटरी आश्चर्यवादी, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है, और इंपेरेटिव ये मेरे को नहीं पता है ना क्या बोलेंगे इसको, कमांड जिसमें अपन आदेश देते, ये सारे कभी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको लिखने का समय दूंगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट किया जाए लिखना। थर्ड, टुडे इज संडे, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नो, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बिकॉज मान लो अगर ये ट्रू होता भी है तो ये मंडे को फॉल्स हो जाएगा, ट्यूसडे को भी फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू या नॉट ऑलवेज फॉल्स, ये हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स होना चाहिए। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओ दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज फॉल्स, और ये हमेशा फॉल्स रहेगा, ये हमेशा से फॉल्स था भी, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कैपिटल वैपिटल चेंज नहीं होगा, है ना, वो सब पुरानी मुगलों वाली बातें अपन नहीं करेंगे। एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल 60 डिग्री, यस ये तो मरते दम तक ट्रू रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू ऑलवेज, सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 3 इज एन ऑड नंबर, मेरे ख्याल से ये भी हमेशा ट्रू रहेगा, क्यों? क्योंकि 3 कभी इवन थोड़ी हो जाएगा भाई, 3 ऑड रहेगा, और ये ट्रू है, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि दिस इज ऑलवेज ट्रू, अपन इसको ट्रू फॉल्स में बता सकते हैं, और ये ऑलवेज ट्रू है। न्यूयॉर्क इज इन अफगानिस्तान, ये तो बकवास है, और ये फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है so this is always going to be false। अगर ये always false है तो this is not a, this is again a mathematical statement। अबे false है ना, false true false में बता पा रहे हो आप पहली बात तो, और इसका आंसर हमेशा सेम है, हमेशा false या हमेशा true, सेम तो है कम से कम, तो ये mathematical statement रहेगा, ठीक है। अगला x plus y is equal to 0, क्या ये true है या false है? दोनों हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, है ना, मैंने एग्जांपल भी लिख रखा था कि अगर x और y का वैल्यू आप ऐसा लेते हो कि 5 प्लस माइनस 5, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा ले लेते हो 5 प्लस 7, तो ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये कभी ट्रू कभी फॉल्स, है ना, तो कभी ट्रू कभी फॉल्स वाले जो होते हैं ना, वो स्टेटमेंट ही नहीं होते, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स। आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो जस्ट लेट मी नो, मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो अपन ने ये जो मैंने आपके सामने ये समरी बॉक्स बना रखा है, इसको भी आप बना लीजिएगा, आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो जाती है कि आपका आंसर देखो या तो ट्रू फॉल्स में आप दे पाए उसको, और ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स होना चाहिए, बस इतना आपको अगर पता चल गया तो आपके स्टेटमेंट्स जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती है कि कैसे डिफाइन करें सर कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसका सटीक एकदम क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है कि यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड, इट शुड आइदर ऑलवेज बी ट्रू और आइदर ऑलवेज बी फॉल्स, ऐसा नहीं कभी ट्रू कभी फॉल्स, बिल्कुल नहीं। तो ये समरी बॉक्स जो है आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, आराम से लिखिए ना, कोई जल्दी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन मतलब क्या होता है कि उस स्टेटमेंट में जो हो रहा है उसका जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सिंपल। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट मतलब डिनायल, सिंपल, आपने उस स्टेटमेंट को डिनायल कर दिया, तो डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन। आई जस्ट लेट यू नो कि हम लोग यहां पर जैसे कि टुडे इज संडे लेते हैं, पहली बात तो दिस इज नॉट इवन अ स्टेटमेंट, सो वी शुड नॉट टेक द एग्जांपल। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, तो हमारे सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है उसमें 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के मैंने 4 स्टेटमेंट्स दे रखे, ठीक है। अब आपको देखना है कि वो नेगेशन है या नहीं है, बड़ा आसान है, मैं आपको समझाता हूँ, ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको बस सुनना है और समझना है।
एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यू कैन क्लियरली डिफाइन इट इन द टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। इसका आंसर डेफिनेट फॉल्स है, और इसका आंसर हमेशा फॉल्स ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा कि नहीं भाई जनवरी के महीने में ये ट्रू हो जाता है और दिसंबर के महीने में फॉल्स हो जाता है, ना, ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि नॉट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। हाँ, कुछ कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ कुछ बंगाली बोलते हैं, भाई बहुत सारी लैंग्वेज है अपने पास। तो अब इसका नेगेशन लिखना है अपने को, है ना। तो मैंने आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी। सेकंड है नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। थर्ड है इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। एंड फोर्थ इज देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के नेगेशन कहलाएंगे, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट में अगर आपको वर्ब दिखता है, वर्ब समझते हैं ना आप लोग, जो आपका हिंदी में जिसको आप क्रिया बोलते हो, हिंदी तो ज्यादा अच्छे समझ में आती है नहीं, बट फिर भी जिसमें आप काम करते हो, जैसे आई एम रनिंग मतलब रनिंग हो गया यहाँ पे वर्ब, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर स्पीक्स जो होगा वो वर्ब हो जाएगा। एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स, तो आप क्या करो, कोई भी स्टेटमेंट में अगर वर्ब को नेगेट कर रहा है, जैसे स्पीक का नेगेशन क्या हो जाएगा? डज नॉट स्पीक। रनिंग का क्या हो जाएगा? नॉट रनिंग। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर वर्ब को नेगेट करा है ना, तो वो उस स्टेटमेंट का सही नेगेशन कहलाएगा। जैसे ये वाला क्या लिखा है? एवरीवन इन इंडिया ओ डज नॉट स्पीक। ये जो डज नॉट स्पीक है वो क्या कर रहा है? वर्ब को डिनाई कर रहा है। अगर आपने वर्ब को डिनाई कर दिया तो इट इज अ प्रॉपर नेगेशन, तो आप इसको करेक्ट नेगेशन कह सकते हो। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि वर्ब डिनायल होना चाहिए, बाकी सब एज इट इज हो। देखो पूरा सब कुछ एकदम वैसे ही है। स्पीक के पहले उसने डज नॉट लगा दिया, वर्ब के पहले उसने नेगेशन लगा दिया, तो ये प्रॉपर इस स्टेटमेंट का नेगेशन कहलाएगा। बाकी के 3 जो है वो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें बस, है ना। और अगर आप लिखना चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, बट पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो 2, 3, 4 में से कौन कौन से नेगेशन होंगे और कौन कौन से नेगेशन नहीं होंगे। क्या सेकंड स्टेटमेंट नेगेशन कहलाएगा अपने स्टेटमेंट का? नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, बताओ। नहीं कहलाएगा, क्यों? सुन के तो लग रहा नहीं कहलाएगा, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो अपन कैसे सोच पाएंगे, बताओ। सर सेकंड स्टेटमेंट पे दिया नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई तो बोलता है ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बट इसका नेगेशन एवरीवन का नेगेशन नो वन नहीं होता है। एवरीवन का नेगेशन हो सकता है कि एटलीस्ट वन जो होगा उसका परफेक्ट नेगेशन कहलाता है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी एवरीवन दिखता है तो उसका नेगेशन जो होता है वो नो वन नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि हर कोई हिंदी नहीं बोलता है, पता है हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी जो उसका नेगेशन हो जाएगा, है ना। अपने को गलत आइडिया लग रहा है, सही आइडिया कौन देता है? एटलीस्ट वन। तो जैसे फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है कि देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। पारस बेटे आप लेट हो गए यार, काफी लेट हो गए, ठीक है, टाइम पे आइए। देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी, ये परफेक्ट नेगेशन कहलाएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन जो हिंदी नहीं बोलता है, इसको परफेक्टली डिनाई कर दिया, इस बात को उसने तुरंत तुरंत डिनाई कर दिया, है ना। इस बात को एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी यहाँ पे बोल दिया, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। तो भाई एक तो आपने अगर एक भी इंसान निकाल दिया जो हिंदी नहीं बोलता है, तो आपकी बात गलत होगी ना, आपकी बात डिनाई हो गई। तो ये डिनाई करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। तो आपको क्या समझ में आया? 2 चीज। पहली चीज जो आपका वर्ब होता है उसको डिनाई कर दो। दूसरी चीज ये जो एवरीवन, समवन ये होते हैं ना, इनके परफेक्ट स्टेटमेंट्स होते, परफेक्ट वर्ड होते। तो एवरीवन के लिए एटलीस्ट वन एक बहुत अच्छा काउंटर होता है, ठीक है। और एक और तरीका होता है, क्या? सबसे देसी तरीका, मेरे को बहुत पसंद है, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आता है। कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया गया ना, उसके सामने इट इज फॉल्स लगा दो। इट इज फॉल्स मतलब आई एम रनिंग, इट इज फॉल्स दैट आई एम रनिंग। आई एम ईटिंग, इट इज फॉल्स दैट आई एम ईटिंग, है ना। ऑल्दो इट इज नॉट फॉल्स, आई एम ईटिंग एक्चुअली, बट ऐसा बोल दो अगर आपकी, चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
आई एम रनिंग, है ना। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया इट इज फॉल्स दैट आई एम रनिंग, तो हो गया नेगेट, खत्म। तो ये बहुत अच्छा देसी तरीका है। तो थर्ड वाला क्या है, इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, तो ये परफेक्ट नेगेशन है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला तो अपन बता ही चुके कि नेगेशन नहीं है। ओके, सो नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, दिस इज डेफिनेटली नॉट डिनाइंग द स्टेटमेंट। तो नो एवरीवन का नेगेशन क्या होता है, एटलीस्ट वन, नो वन नहीं होता है। तो आपको नेगेट करना हो कभी भी तो आप वर्ब का नेगेटिव वर्ब बोल दोगे, और एवरीवन का नेगेशन एटलीस्ट वन है। ये मैंने ग्रीन में समरी लिख रखा है, ठीक है। आप भी लिख सकते हो आराम से, टेक योर टाइम। फिर उसके बाद अपन एक लेवल आगे जाएंगे। सबने लिख लिया क्या, आगे बढ़ूंगा? बहुत बढ़िया। कोई मेरे को नहीं लिखा है तो टोक सकता है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, दो स्टेटमेंट को मिला देना, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट को अगर जोड़ना होता है तो आप, हाँ बोलो सर, एक सेकंड सिर्फ नीचे करो। बोल दिया करो टाइम पे, है ना। हो गए सर, हो गए। आपने अगर दो स्टेटमेंट को मिला दिया तो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। पहली बात, वो जो दोनों स्टेटमेंट है ना, वो अपने आप में एक्चुअली मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने चाहिए। अगर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं है तो कैसे मिलाओगे, क्या फायदा मिलाने का। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अपन दो स्टेटमेंट को मिलाएंगे। अब मिलाने के लिए अपने को एक जरिया चाहिए। जरिया क्या होता है, या तो आप और लगा दो या तो आप एंड लगा दो। मैथमेटिक्स में अपन दो ही तरीके से स्टेटमेंट को कंपाउंड कर सकते हैं, और कोई तरीका अपने पास नहीं है, क्योंकि और एंड जो होता है वो परफेक्ट मैथमेटिकल यूनिट या परफेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको अपन सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली कहते थे। और को हम लोग यूनियन कहते थे, एंड को हम लोग इंटरसेक्शन कहते थे। तो ये परफेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो अपन और एंड करके दुनिया के कोई भी स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि सागर इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, है ना, हो सकता है ट्रू है, हो सकता है फॉल्स है, और खैर ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो गया, इसको मैं नहीं लेता हूँ। मैंने अगर बोल दिया न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू, एंड 2 + 2 = 4, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको ट्रू और ट्रू नहीं देखना है, बस ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट को आपने एंड से जोड़ दिया है। या जैसे आपके सामने लिखा है 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, ये बात ट्रू है। और अर्थ इज फ्लैट, ये बात फॉल्स है ना। दिमाग वाले लोगों के लिए ये बात फॉल्स है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैंने एंड से जोड़ दिया तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर ये कंपाउंड स्टेटमेंट का हम करें क्या करें इसका। बताऊंगा भाई, बताऊंगा। पहले आपने को ये समझना है कि इट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू स्टेटमेंट्स, दैट इज पहला स्टेटमेंट अर्थ 3 इज एन ऑड नंबर, सेकंड इज अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिखेंगे अपन, आराम से लिखिए। वी कैन मेक इट वर्क 2 ways, कि आप लिखे आराम से, मैं आपको लिखने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। कुछ बच्चे तो स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, वो तो खैर कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगा। जो स्क्रीनशॉट ले रहा है मतलब उसका ये है कि वो कभी भी स्क्रीनशॉट को दोबारा कॉपी में लिख नहीं पाएगा, ये गणित की सच्चाई है ना। तो आप ऐसा ना करें। आप हमेशा सोचोगे, उसको ग्रांटेड ले लोगे ना कि आपने तो ले रखा है स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बन जाएगा जिसको जेई से पहले डिलीट करना पड़ेगा, है ना। सेकेंड है कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मेरे को नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इसको मैंने दूसरे स्टेटमेंट के साथ और से जोड़ दिया। सर एक मिनट थोड़ा 2 + 2 = 4, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और उनको मैंने और से जोड़ रखा है। लिखे यहां तक आप आराम से। सर बोलो। अंग्रेजी वाली फीलिंग आ रही है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की। नहीं, उतना इंग्लिश तो है भी नहीं, बहुत एंड और बस 2 चीज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक दिन पढ़ाऊंगा बस, THEN, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा कुछ।
सर सेंटेंस कैसे भी हो पर सिर्फ एंड और लगाने से वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं क्या? बिल्कुल। आपका नाम बताओ। सोहम। आपकी हाइट क्या है? 5'11". अगर मैंने बोला सोहम्स हाइट इज 5'11", और दूसरा मैंने बोल दिया कि 2+2 इज मेरी मेरी 411। 8, ठीक है? तो सोहम्स हाइट इज 5'11 एंड 2+2 इज 8। ऐसी बकवास आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने दो स्टेटमेंट को जोड़ा है। अब दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं था, बट आपने उनको जोड़ दिया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसे जोड़कर आपको दो स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं, और से भी कर सकते हो। जैसे सोहम्स हाइट इज 5'11 एंड की जगह मैं और कर देता हूँ, और न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इन दोनों बातों को आपस में क्या लेना देना है, लेकिन इनको जोड़ के आप एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमेशा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो या ना हो, आप दोनों को जोड़कर हमेशा कोई स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हो, है ना? लेकिन जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट बनता है, उसके बारे में अपने को कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो मैंने नीचे लिख भी रखा है, अगर आप थोड़ा सा वेट करते तो मैं बताता आपको कि ऑल द बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, but both are connected by and or, therefore they are combined statements, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई ताल्लुक हो या ना हो, बट अगर वो एंड और से कंबाइंड है तो आप उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कह दोगे। therefore they are combined statements और कंपाउंड स्टेटमेंट्स लिख देना, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो ये जो एंड और है ना, इसको अपन कनेक्टिव्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अपन क्या कहते थे? कनेक्टिव्स कहते थे। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स यूज टू जनरेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। लिख लीजिए आप, बाय चांस अगर आपका कुछ छूट जाता है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बना के इसका, है ना? आज की आज ही दे दूंगा, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आप समझने पे ज्यादा फोकस करें ना। आपका छूट जाता है तो आपको मैं पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स यूज टू जनरेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो अपन समझते हैं। ओके, देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है? मान लो हमारे पास एंड स्टेटमेंट है, तो एंड स्टेटमेंट को आप, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज जस्ट लाइक इंटरसेक्शन आप ऐसे बनाते थे ना, उसी के जैसा है, बस यहाँ पे उल्टा यू की जगह उल्टा वी बनाया जाता है। तो ये वाला सिंबल देख के आप क्या समझ में आना चाहिए आज के बाद से? ये एंड लिखा है, और आप स्टेटमेंट्स को पी और क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। मान लो कि मैं यहाँ पर बोला था कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ये स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट को अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका मन हो। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ठीक है? बट अपन जनरली, हमारी हैबिट होती है पी क्यू आर एस लेने की। 4 से ज्यादा स्टेटमेंट वैसे भी आपको एक साथ नहीं पूछे जाते, तो पी क्यू आर से अपना काम चल जाता है। अब मैंने अगर इस स्टेटमेंट को पी स्टेटमेंट बोल दिया है और बीच में और लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर जाते हैं अपन, अभी फिलहाल एंड समझ रहे हैं। तो अगर मैंने ये वाले स्टेटमेंट को, पहले वाले स्टेटमेंट को यहां से यहां तक, इसको मैंने पी बोल दिया, बीच में क्या लगा? एंड ये हो जाएगा, और यहाँ पे अर्थ इज फ्लैट दूसरा स्टेटमेंट हो गया क्यू। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पी एंड क्यू, ठीक है? उसी तरह से जैसे एंड के लिए हम उल्टा वी लगाते हैं, और के लिए हम उल्टा यू लगाते हैं। तो दिस इज एंड दिस इज हाउ और विल बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। लिख डालो यहां तक। ठीक है, एंड और ठीक है? आप नीचे जो लिखा हुआ है उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही देखना है ना। अब अपन एंड के बारे में समझते हैं।
और को अपन बाद में समझेंगे। तो मैं आपको जो समझाऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। दो स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, P एंड Q, और मान लो P और Q में से कोई ना कोई एक ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हो सकते हैं या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका रूल ये होता है कि ओवरऑल स्टेटमेंट, ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा, ये ट्रू तभी होगा जब दोनों की दोनों ट्रू होंगे, दोनों को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक इंटरसेक्शन वाली बात होगी, दोनों का साइमल्टेनियसली एक जैसा होना जरूरी है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, साइमल्टेनियस, है ना, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो दोनों एक साथ ट्रू होते हैं तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा, आया समझ में, एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब आप यहां पे लिखेंगे एंड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख लो, ठीक है, ये सब ना लिखे आप, ये भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलो वो लिख दिया अपन ने, वो तो अच्छा है, ठीक है। एंड का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, P एंड Q, और अगर दोनों ट्रू हो गए, ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा, ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसका रूल लिखे, वही बात अंग्रेजी में लिखवा रहा हूं मैं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए यहाँ पे कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों का एक साथ ट्रू होना कंपलसरी है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट जो बन रहा है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हैंग हो गया सिस्टम, थोड़ा वेट करें आप। ये तो बुरी बात है। बस ओके, अब अपन एक चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं अपन ट्रुथ टेबल, है ना, इसको एक बार थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रुथ टेबल क्या होता है। इस चैप्टर में जो कुछ भी है वो ट्रुथ टेबल, अगर आपको ट्रुथ टेबल आता है तो आपको चैप्टर आता है, अगर आपको ट्रुथ टेबल नहीं आता है तो आपको चैप्टर नहीं आता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बच्चा ट्रुथ टेबल ना समझ पाए, ठीक है। चलिए, तो अब इसका ट्रुथ टेबल जो है वो समझते हैं कि क्या होगा। दिस इज द ट्रुथ टेबल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से ना, ट्रुथ टेबल में होता क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है P, एक स्टेटमेंट होता है Q, और एक स्टेटमेंट होता है दोनों का कंबाइंड या कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे इस तरह से, P का कॉलम होगा, Q का कॉलम होगा, और दुनिया भर की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो ये होगी TT, FF या TF। समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या तो एक फॉल्स एक ट्रू, या तो दोनों फॉल्स, और कोई पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही तो बताइए, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बोथ ट्रू, वन सेकेंड, मैंने आपको, अरे यार क्या दिक्कत है इसके साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। सर शायद ओबीएस की वजह से हैंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हम्म, वो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर। आपके सामने जो चीज लिखी हुई है, आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि पहला वाला जो कॉलम, पहला वाला जो रो है, P भी ट्रू और Q भी ट्रू, तो P एंड Q क्या होगा बताइए। ट्रू। ट्रू ही होगा। हाँ, और नीचे वाला P एंड Q ट्रू फॉल्स में क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, है ना। होगा।
फॉल्स ट्रू में फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स में भी फॉल्स आएगा। मतलब इसका क्या है कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सारे फॉल्स है। तो आप जो राइट मोस्ट कॉलम है ना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग फील करना, वो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, टी ट्रिपल एफ, टी एफ एफ एफ। समझ में आ रहा है? इसको आप लिख लीजिए आराम से। फिर अपन और स्टेटमेंट समझते हैं। और स्टेटमेंट एकदम वैसे ही है जैसा अपने को समझ में आना चाहिए, जैसा होना चाहिए। ठीक है ब्रो, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? हमको पढ़ाने नहीं दोगे क्या? और ये कॉपी कैसे बन गई 3-3 इसकी? ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है होपफुली। हाँ जी, तो ये फिर अटकेगा, मेरे को फील आ गई। हाँ जी, देखते हैं अपन इधर क्या लिखा है। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स इज डेफिनेटली फॉल्स। एक भी ट्रू मतलब एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। और का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन। और का रिप्रेजेंटेशन अपन वी से करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पी और क्यू को अपन क्या बोलेंगे, पी और का सिंबल मतलब वी और क्यू, पी और क्यू। अब इसका रूल ये होता है, इसका रूल ये होता है, देखो 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 इधर सुनो, एक बार लिखने से पहले सुनो। ये और लिखा है, और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो वो चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक, और मतलब क्या होता है, वी हैव अ चॉइस। अगर अपने पास चॉइस है तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वी आर गुड इनफ। ओवरऑल स्टेटमेंट को अपन ट्रू बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, लेकिन पहले आप लिख दीजिए दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू if at least one of P और Q is true। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया ना, अगर एक भी ट्रू हो गया अगर, तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। तो ये यूनियन की तरह वर्क करता है एकदम, है ना? आप ये सब ना लिखे, ये एकदम यूनियन की तरह वर्क करता है। कैसे? आई जस्ट लेट यू नो। यूनियन में क्या होता है, और होता है। और मतलब अगर पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट, उसमें से एक ट्रू हो गया और दूसरा फॉल्स हो गया, तो अपने को क्या चॉइस दी गई है ना कि कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो आप ओवरऑल बात को ट्रू मानोगे, ट्रू और फॉल्स को आप क्या मानोगे, ट्रू मानोगे। ठीक है, क्योंकि आपको चॉइस दे रहे हैं कि या तो ये वाला ट्रू या तो वो वाला ट्रू। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो भी गया तो एक का ट्रू होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे टी टी लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है, बोथ ट्रू है, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स हो गया जरूर, बट अपने लिए एक ही ट्रू सफिशिएंट है ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। यहाँ पे भी देखेंगे सेम सिचुएशन, एक ट्रू आ चुका है तो वी डोंट नीड टू थिंक। लास्ट में दोनों फॉल्स है तो देर इज नो चांस कि फॉल्स और फॉल्स ट्रू हो जाए, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल जो है इसका, पहले मैंने एंड का बनाया था, अभी मैंने और का बनाया है। आप लोग आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझेंगे अपन सब कुछ एक एक करके। ठीक, मेरे को लग रहा है वो वहां पे अटक रहा है क्योंकि वो गलती से कॉपी खुल गया है। Not a big deal। सर 1 मिनट, वो और का डेफिनेशन। यस यस, रुक जा मैं दे रहा हूँ आपको डेफिनेशन। यस, आराम से अपना समय लीजिए। तो एंड और सबको समझ में आ रहा है, मेरे को लगता है कि इसमें कोई डाउट आएगा ही नहीं किसी को, है ना? सर एंड का ट्रुथ टेबल दिखाओ ना एक बार। एंड का ट्रुथ टेबल ये रहा, एक भी फॉल्स आ गया। देखो एंड में होता क्या है कि दोनों का एंड है, एंड मतलब दोनों को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, है ना? और में उल्टा होता है, और में होता है कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो काम चल जाता है अपना, क्योंकि वी हैव अ चॉइस। एंड में वी हैव अ कंपल्शन, एंड में कंपल्शन होता है कि दोनों का साथ में ट्रू होना जरूरी है। ये हो गया। और आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा।
अब अपन पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर किसी ने लिखा है तो, नहीं लिखा है तो देख लो, अभी भी टाइम दे रहा हूँ। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है कि इम्प्लाई करना, मतलब एक स्टेटमेंट पी दूसरे स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है, तो अपन इसको इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। और थोड़ा सा डिटेल में समझते, इसको अपन बोलते हैं पी देन क्यू, है ना। पी देन क्यू मतलब ये हो गया, स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म पी देन क्यू आर रिप्रेजेंटेड एज पी एरो क्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल भी अपन लेंगे और इसका मतलब क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। बट अगर आपको बोला जाए समथिंग 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 देन समथिंग समथिंग समथिंग, जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ये है कि इफ यू ड्राइव, ठीक है, आप लिखिए मेरे साथ। मान लो कि एक स्टेटमेंट है ना, पुलिस वालों ने एक स्टेटमेंट दे के रखा है अपने को। क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph देन यू गेट अ फाइन। गेटिंग इट? तो ये एग्जांपल आप लिखिए पहले। इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph देन यू गेट अ फाइन। ये अपने पास मान लो एक रूल है ना, इफ दिस इज अ रूल, तो हम इसका एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ओके, सो what I will do, I'll just try to delete it। हम इसका फ्रेश ट्रुथ टेबल बनाएंगे। पहले आप है ना इसको लिख लो आराम से, बिकॉज उसके बाद आप लोग जो है क्या दिक्कत है। सर इम्प्लीकेशन से दिखाओ ना। दिखा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप जो है ना आज एकदम पागल हो रखा है। फीफा खेल ही रह गया आपने से। नहीं, फीफा मेरे को 2 हफ्ता हो गया खेले हुए। जब आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने फीफा खेला था। उसके बाद से खेला नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इस लैपटॉप को पहली फुर्सत में बेचना पड़ेगा अब। थोड़ा सा है ना पेशेंस रखें आप लोग, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते अपन। ओके, सो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म पी देन क्यू आर रिप्रेजेंटेड एज पी देन क्यू। एग्जाम्पल है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph देन यू गेट अ फाइन। इसको लिखिए आप। मान लो हमारे पास एक रूल है कि अगर आपने 70 kmph से ज़्यादा गाड़ी चलाई, है ना, कोई लोकेशन है ऐसा, कोई लोकेशन है जहाँ पे आप 70 की स्पीड से ज़्यादा जाते हो तो आपको फाइन लगना ही लगना है। वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है और आपको ऑटोमेटिकली वो रोक लेगी। जैसे चाइना में होता है ना कि एक मैग्नेट से गाड़ी को पुल कर लेते वो लोग, अगर स्पीड ज़्यादा है तो, रोकने के लिए। तो मान लो वैसे कोई सिस्टम है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म पी देन क्यू। अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph, है ना, देन यू गेट अ फाइन। मैं इस वाले स्टेटमेंट को पी बोल देता हूँ। देन के बाद वाला जो भी आइटम है यू गेट अ फाइन, इसको मैं क्यू बोल देता हूँ। ओके, तो हमारे सामने लिखा क्या है? पी देन क्यू। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं इस स्टेटमेंट की मदद से ट्रुथ टेबल बना के आपको समझाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज इसका ट्रुथ टेबल समझ में आता नहीं है। ये वाला ट्रुथ टेबल थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो मान लो हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है क्यू, और एक स्टेटमेंट है हमारे पास इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, मतलब पी देन क्यू। ओके, अब यहाँ पे अपन 4 पॉसिबिलिटीज हमेशा कंसिडर कर सकते हैं। वो चारों पॉसिबिलिटीज क्या है? चारों पॉसिबिलिटी ये है कि आइदर यहाँ पे ट्रू होगा, टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ
एंड और नहीं चल रहा है यहाँ पे, एंड और चलता तो अपन दो कॉर्डी का है, वो तो कोई भी कर लेगा। ये देन वाला स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं ना 4 केस लेके समझाता हूँ हमेशा। मान लो हमारी क्लास में एक बच्चा है ना, अमर आया और उसने मुझे कहा, वो मुझे कुछ कह रहा है और आप लोग भी सुन रहे हो ना, तो अपन थोड़ा सा जज करेंगे वो क्या कह रहा है। उसने कहा कि सर मैंने बाइक चलाई 70 की स्पीड पे, मैंने बाइक चलाई 80 की स्पीड पे। अमर ने ऐसा कहा है ना, 80 की स्पीड पे चलाई और मुझे फाइन लग गया, और उसको फाइन लग गया। तो क्या आपको अमर की बात पे भरोसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एकदम सही बात बोल रहा है, जो रूल है उसके हिसाब से बोल रहा है वो, कि नहीं उसने बाइक 70 के ऊपर ले गया और उसको फाइन लग भी गया, तो उसकी ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो था उसका ट्रू था, और फाइन लग गया वो वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या आ रहा है उसका ट्रू आ रहा है। तो अपने को एक चीज यहां से समझ में आती है कि ट्रू देन ट्रू, ट्रू देन ट्रू ट्रू होता है, ट्रू देन ट्रू ट्रू होता है। सेकंड फिर आया कुछ ऐसा लड़का आया जो थोड़ा सा ज्यादा स्टाइल मार के बोलता है। मान लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना बुरा मान जाओगे। मान लो एक लड़का आया श्याम नाम का, है ना, उसने बोला कि सर मैंने बाइक चलाई 100 की स्पीड से और मुझे फिर भी फाइन नहीं लगा, है ना। तो आप बोलोगे कि अब यहाँ पे वो सब नहीं है कि हमारे चाचा विधायक है तो फाइन नहीं लगा है, वो सब रूल इज रूल, है ना, यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है। तो वो लड़का आया बोला कि नहीं मैंने 100 की स्पीड पे बाइक चलाई और मेरे को फाइन नहीं लगेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि निकल, झूठ बोल रहा है, तो है ना। तो ये 100 की स्पीड में उसने बाइक चलाई, ठीक है, पहली बात उसकी ट्रू है। चलो दूसरी बात बोल रहा है कि उसको फाइन नहीं लगा। यहाँ पे मैंने एफ लिखा है, उसको आप फॉल्स मत समझ लो, मैं फाइन से रिप्रेजेंट करना चाहता था उसको। तो इसने 100 की स्पीड से बाइक चलाई और उसको फाइन नहीं लगा, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है ना। उसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि उसने 100 की स्पीड से बाइक चलाई, और दूसरा स्टेटमेंट वो क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो उसको फॉल्स बता रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फेक रहा है ना। 100 की स्पीड पे आप चलाओगे तो आपको फाइन तो लगेगा ही लगेगा, तो इसका ओवरऑल स्टेटमेंट जो आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो ट्रू देन फॉल्स फॉल्स होता है, ये अपने को आज समझ में आया। फिर एक लड़का और आया, है ना, उस लड़के का नाम था सागर। सागर आके बोलता है कि सर मैं तो 50 की स्पीड पे बाइक चला रहा था, मेरे को फिर भी फाइन लग गया। तो अब आप बताइए कि सागर की बात आपको सही लगेगी या गलत लगेगी? यहां पर थोड़ा सा ना मामला डाउटफुल हो जाता है। यहाँ पे मामला डाउटफुल क्या हो जाता है कि सागर बोला कि सर मैं 50 पे बाइक चला रहा था, मेरे को फिर भी फाइन लग गया। तो मैंने सोचा कि यार फाइन लगने के लिए बाइक की स्पीड 70 से ऊपर होनी चाहिए, बट सिर्फ वही क्राइटेरिया थोड़ी हो सकता है सागर ने कुछ और कर दिया हो सकता है सागर ने सिग्नल तोड़ दिया, है ना, या हो सकता है किसी को ठोक वोक दिया, कोई भी हो सकता है। तो फाइन तो किसी और वजह से लग सकती है। तो है ना, मैं सागर की बात को बिलीव करना चाहूंगा, उसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा। तो ये थर्ड केस जो होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो फॉल्स देन ट्रू को आप फॉल्स बोलते हो, ठीक है। ये प्योरली बेनिफिट ऑफ डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है ना। मैंने उसको आपका एक एनालॉजी दिया है, मैंने आपको एक तर्क दिया है कि अगर आपने बाइक 50 पे चलाई तो भी आपको फाइन लग सकता है, ये बात सही है, ये बात सही हो सकती है। तो मैंने इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। सर वो ट्रू है क्या? हाँ वो ट्रू है, वो मिट गया अपने आप, है ना, आप उसको ट्रू लिखिए। नहीं, क्योंकि आपने फॉल्स बोल के ट्रू लिखा। एक सेकेंड, है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, वेरी सॉरी, देखना ध्यान से। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे टी लिख देना, ठीक है, यहाँ पे आप टी लिख दें, मैं लिख दूंगा वक्त आने पर। और फिर से एक बार इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ भाई, कि आपने अगर बाइक की स्पीड 70 से कम रखी है, उसके बाद भी आपको फाइन लग सकता है ना। बहुत सारे रीजन है फाइन लगने के, दो तो मैंने बता दिए, बाकी और भी 1000 रीजन है। अगला, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अपन सोचते हैं ना, बिल्कुल। आप मेरे को खुद बताइए, चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग बताइए मुझे, फॉल्स देन फॉल्स क्या होगा? फॉल्स देन फॉल्स, सोचिए। मान लो एक लड़का आया, अद्वैत आया, बोलता कि सर मैंने बाइक जो है वो 50 पे चलाई और मेरे को फाइन भी नहीं लगा। तो उसका पहला स्टेटमेंट जो है क्या बोल रहा है कि उसने बाइक 70 के ऊपर नहीं चलाई,
तो पहली बार में उसने क्या करा, फॉल्स कर दिया, 70 के ऊपर नहीं चलाई और उसको फाइन भी नहीं लगा। बिल्कुल सही बात है, ये सुन के आपको एकदम लॉजिकल लग रहा है कि हाँ फॉल्स देन फॉल्स जो होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो ये बनता है आपके सामने देन का ट्रुथ टेबल, P देन Q का ट्रुथ टेबल। अरे यार सच में आज मेरे को लग रहा है रीस्टार्ट कर लेना चाहिए मुझे एक बार सिस्टम, ठीक है। सर सर हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, आवाज आ रही है। सर फॉल्स देन फॉल्स ट्रू कैसे हुआ वो नहीं समझा मेरे को। हाँ बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि ये वाला P वाला स्टेटमेंट जो है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph देन यू गेट अ फाइन, ठीक है। अगर मैं इसका दोनों स्टेटमेंट का, ये P स्टेटमेंट जो लिखा है इसका भी फॉल्स वाला वर्जन बनाता हूँ कि इफ यू डू नॉट ड्राइव एट मोर देन 70 देन यू डू नॉट गेट अ फाइन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका फॉल्स वर्जन बनाया, फॉल्स वर्जन, और उसका भी फॉल्स वर्जन बनाया। तो फॉल्स देन फॉल्स, अब अपन सुन के देखो सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। अगर आपने 70 के ऊपर नहीं चलाया तो आपको फाइन नहीं मिलेगा, सही तो लग रहा है सुन के, एकदम सही बात है। 70 के ऊपर चलाया नहीं चलाया आपने तो आपको फाइन नहीं लगेगा, है ना। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो इसका आएगा, देन स्टेटमेंट जो आएगा इसके साथ वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। यार एक मिनट है ना, मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लो। क्या होता है ना यहाँ पे कि देन स्टेटमेंट बच्चों को समझ में नहीं आता है। बाय चांस अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आपको मैंने एक एनालॉजी दी है, उसमें अपने को थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पे है ना थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आती है थर्ड स्टेटमेंट में, ट्रू फॉल्स वाले में। सर हाँ बोलो। अगर ऐसा हुआ तो मैंने बाइक ही नहीं चलाई और मुझे फाइन लग गया, नॉनसेंस होगा ना। वो भी फॉल्स होगा भाई। सोचो, खुद ही सोचो, तुम खुद ही आंसर दे रहे हो अपना। तुमने बाइक ही नहीं चलाई तो तुम्हारा P स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, है ना, और तुमको फाइन नहीं लगा। Q स्टेटमेंट भी तुम फॉल्स ही बता रहे हो ना, फाइन नहीं लगा। Q स्टेटमेंट क्या है, फाइन लगना। तो फाइन लगना इज ट्रू और फाइन नहीं लगना इज फॉल्स। तुम क्या बोल रहे हो, मैंने बाइक नहीं चलाया, तो P तो फॉल्स, है ना। P स्टेटमेंट क्या ट्रू कब होता है, जब आप बाइक चलाओगे 70 के ऊपर। आपने बाइक नहीं चलाया मतलब आपकी बाइक की स्पीड 70 से नीचे है, तो फॉल्स है ना। और Q स्टेटमेंट क्या बोल रहे हो आपकी, आपको फाइन नहीं लगा, है ना, मतलब ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स देन फॉल्स ट्रू होता है, सही बात है ना वो तो, ठीक है। हेलो सर। बोलो। सर मेरी वैन आ गई है तो सर मैं भी लीव कर सकता हूँ? क्या हो रहा है? वैन आ गई है सर मेरी ऑफलाइन के लिए। वैन आ गई, इतनी जल्दी आ गई? हाँ ठीक है, हाँ लीव सर। कर दो, लास्ट का 15 मिनट आप यूट्यूब से देख लेना। हाँ सर ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। अब वो एक बार मैं उसको क्लोज करके ही खोलना चाह रहा था, बहुत परेशान कर दिया आज उसने। वो जनरली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मेरा लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं ना उसमें अटकने लग जाता है। जो जैसे आपका फर्स्ट लेक्चर होता था उसमें कम अटकता था, अभी आपका लास्ट में होने लगा, तो उसमें कोई बात नहीं, अब 2 दिन की बात है। खुल जाओ सिम सिम। P देन Q, तो अपने को देखो क्या समझ में आया। आप लोग अपनी कॉपी पे देखना है ना, मैं बस बोलूंगा। पहली बार में अगर ट्रू आया और दूसरी बार में भी ट्रू आया तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, दिखा आपको। ट्रू देन ट्रू इज ट्रू। और फॉल्स बस एक ही दफे हो रहा है। फॉल्स कब हो रहा है वो आप याद रख लो। क्यों भाई, क्योंकि एक चीज तो आप याद रख ही सकते हो, फॉल्स तभी होता है बस जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। देखो, ट्रू देन फॉल्स इज फॉल्स, बस ये याद रख लो आप, है ना। बाकी मेरे मास्टर जी जो मेरे को पढ़ाते थे वो ऐसा बोलते थे कि आपका अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आपको दूसरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, वो भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो आपका दूसरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, मान लो वो फॉल्स हो गया तो आपका ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अगर आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना तो मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या होता है, ये ट्रू ही आएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स होने पर आपका आंसर ट्रू आ जाता है, सोच के देखो
यहाँ पर पहला फॉल्स हुआ, दूसरा भले ही ट्रू था, ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू आया, और पहला फॉल्स, दूसरा भले ही फॉल्स आया, बट ओवरऑल स्टेटमेंट आपका क्या आ गया, अभी ट्रू आ गया। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ से कि अगर आपका पहली बार में एफ आ गया ना तो सोचो ही मत, एकदम 0 सेकेंड्स में आप उसको ट्रू लिख दो। फॉल्स देन, अब देन के बाद कुछ भी है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख डालो यहां तक। तो आप एक चीज जरूर लिख लें यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स में कि पहला फॉल्स हो गया तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ ब्रो, आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये बना लिया टेबल सबने? मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये पी और पी देन क्यू में क्या होता है ना कि एक कंडीशन नेसेसरी होती है और एक कंडीशन सफिशिएंट होती है। जैसे, अरे यार आज का दिन अच्छा नहीं है अपना। देखो भाई, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसको लेके। ओके, पी देन क्यू में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है नेसेसरी और एक होता है सफिशिएंट। जैसे हमारे पास अगर पी स्टेटमेंट है और देन क्यू लिखा हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होता है ना, ये सफिशिएंट होता है, और क्यू वाला स्टेटमेंट जो होता है वो नेसेसरी होता है। नेसेसरी पे अपन ज्यादा लोड नहीं डालते, मैं सफिशिएंट से आपको समझा देता हूँ। आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने 70 के ऊपर बाइक चलाई, अगर आपने 70 के ऊपर बाइक चलाई तो आपको फाइन लग जाएगा। मतलब आप 70 के ऊपर बाइक चलाते हो ना, तो वो सफिशिएंट है फाइन लगवाने के लिए। आप 70 के ऊपर बाइक चलाते हो तो वो सफिशिएंट है फाइन लगवाने के लिए। तो ये वाली कंडीशन जो होती है वो सफिशिएंट होती है कि ये वाली कंडीशन को वो ट्रू करा दे। ठीक है, इतनी सी बात को अपन बस एक बार लिखेंगे यहाँ पे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और जो क्यू कंडीशन होती है वो नेसेसरी होती है। तो आपको बस सफिशिएंट कंडीशन, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि वन कंडीशन इज सफिशिएंट एंड अदर इज नेसेसरी। तो जो सफिशिएंट कंडीशन होगी वो पहले आएगी और नेसेसरी अपने आप बाद में आ जाएगी। ठीक है, लिखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। इसके बाद अपने को पढ़ना है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आज यार पीसी की वजह से ना स्पीड कम हो गई, वरना मैं आज आपका चैप्टर आराम से खत्म करा देता। कोई बात नहीं, अभी अपने पास 10 मिनट है। ऊपर तक लिख लिया आपने? नहीं लिखा हो तो बता देना। ऊपर स्क्रॉल करो ना सर 2 मिनट। कल अपन क्या करके आएंगे? डीपीपी नंबर 9 करके आएंगे, है ना? डीपीपी नंबर 9 आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा। उसको खत्म करते हैं ना, कुछ भी पेंडिंग होता है तो वो दिमाग में टेंशन देता है। और डीपीपी 8 में आपको जो है यूट्यूब से दूंगा, उसको जरूर एक बार देख लेना डाउट्स को अपने। आप अगर अपने डाउट्स नहीं देख रहे हो, मतलब आपके अंदर वो हंगर नहीं है डाउट्स क्लियर करने वाला। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना कि छोड़ देते हैं, वैसा मत करना। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, देखिए भाई, स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू आर रिप्रेजेंटेड एज। अब क्या अंग्रेजी में होता है इफ एंड ओनली इफ करके, उसको मैथमेटिक्स में अपन ऐसे डबल एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पी भी क्यू को इंप्लाई करता है और क्यू भी पी को इंप्लाई करता है ना? इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो, पी इफ, डबल एफ वाला इफ, है ना? पी इफ क्यू, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो पी स्टेटमेंट होता है वो क्यू की तरफ भी इशारा करता है और क्यू स्टेटमेंट पी की तरफ इशारा करता है। जैसे अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, सुनो ध्यान से, सुनो तो सही, लिखते रहना आप लोग, क्या लिखोगे पहले देख लो। ए ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इसको मैं उल्टा पढ़ूंगा ना तो भी ये सेंस बनाएगा। ऑल द एंगल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। समझ में आ रहा है? सेंस बन रहा है बात का, है ना? तो अगर P
इफ एंड ओनली क्यू होता है, पी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो आप इसको क्यू इफ एंड ओनली इफ पी भी बोल सकते हो, मतलब ये डबल इंप्लीकेशन वाले स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, अब डबल इक्विवेलेंट वाले स्टेटमेंट जो होते हैं, यहां तक लिखो आप, पहले लिख लो आराम से ना। अपन ने अभी समझा है कि होता क्या है, इसके पीछे कैसी गणित अप्लाई करेंगे अपन, क्या मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सर इसका सही में आता है क्या क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल आता है। सर हाँ सर, बहुत इजी लग रहा है इसलिए। हाँ एकदम आसान क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पूरा पीवाईक्यू कराऊंगा, इसका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपसे। 3 नंबर फिक्स है इसमें, है ना। मैं आपको इसलिए तो बता चुका हूँ, ये बहुत आसान चैप्टर है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी तो हमको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि क्या होता है ना, ये एडवांस में नहीं आता, ये मेंस में आता है। मेंस क्वालिफाइंग एग्जाम, उस समय क्वालिफाइंग नहीं होता था, डिफरेंट एग्जाम्स थे, तो वो लोग एडवांस पे ज़्यादा फोकस करते थे। अभी ऐसा है कि आपको मेंस पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर एडवांस कहाँ से दोगे, है ना। तो हमको ये पढ़ाया नहीं था, खुद से पढ़ना पड़ा था उस समय, लेकिन इतना आसान था ना कि ऐसा लगा कि अच्छा वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब। हाँ भाई, ये जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो, पी इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो। देखना कैसे, हर कोई देखना इधर, पी क्यू को इंप्लाई करता है एंड एट द सेम टाइम क्यू पी को इंप्लाई करता है। क्या इस बात में सेंस है? बिल्कुल बिल्कुल सेंस है यार, क्योंकि पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम, मतलब एंड एट द सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एंड क्यू पी को इंप्लाई कर रहा है। चिंता मत करो, नीचे से अपन लिखेंगे द इक्विवेलेंट ऑफ पी if and only if q is p then q and q then p। ठीक है, ये लिख लो आप, और इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूं आपको, किससे? ट्रुथ टेबल से। तो इसका मैं ट्रुथ टेबल से आपको एक अच्छा खासा प्रूफ देता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रुथ टेबल, आई जस्ट इरेज इट एंड रीड्रॉ इट, क्योंकि फिर क्या फील नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, हाँ भाई ऊपर वाला लिख लो आप, है ना। तो कभी भी अपने को ये दिख जाए तो आपको खट से ये लिखना है ना। आपका आंसर यहीं से आएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, इसका कोई प्रूफ दो, है ना। एक बच्चा था 11th में ना, उसको हमेशा 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 परेशानी होती थी, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता था कि सर प्रूफ दो सर, इसका प्रूफ दो सर, है ना। तो मेरे को समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में कि ये मज़े ले रहा है क्या, कि नहीं हर चीज़ का प्रूफ दो तो सर टाइम वेस्ट होगा। फिर बाद में पता चला कि नहीं, उसको है, उसको एक मानसिक बीमारी है प्रूफ लेने की। तो हमारे को अभी मानसिक बीमारी वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को ये प्रूफ करना अभी कंपलसरी हमारे लिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं अपन, है ना, कोशिश करते हैं। पी और क्यू, पी क्यू के साथ क्या क्या हो सकता है, पी क्यू के साथ क्या क्या हो सकता है। आइदर टी टी एफ एफ, पहले तो मैं लिख देता हूँ टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज पी क्यू के साथ हमेशा से हो सकती थी, आज भी हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल में अपन इसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर कॉल आ जाता है कि बच्चों को छोड़ो। P देन Q, Q देन P, और यहाँ पे आ जाएगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। ओके, मैं तीनों कॉलम बनाता हूँ, देखे ना ध्यान से आप लोगों ने। P डबल इम्प्लीकेशन Q। सबसे पहले अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी का भी नाम लूंगा, उसको जवाब देना है इस चीज का। देखिएगा ध्यान से, इस चीज का अपन ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसा आता है। ट्रू दिया है यहाँ पे ट्रू दिया है। आपको मैं क्या सिखा चुका हूं कि देन वाले में क्या याद रखना होता है आपको, एक केस में बस फॉल्स होता है, ट्रू देन फॉल्स, वो फॉल्स होता है, बाकी हर बार ट्रू होगा। कोई लफड़ा, किसी को कोई दिक्कत? चालू करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू देन ट्रू, ट्रू आएगा, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स चेक करना ही नहीं है, आंख बंद करके ट्रू, पहला फॉल्स आंख बंद करके ट्रू। उल्टा देखेंगे, क्यू देन पी, मतलब आपको क्या करना है, क्यू देन देखना है, मतलब ट्रू देन ट्रू, क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स देन ट्रू,
बताइए, पहला फॉल्स आ गया तो कोई सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे भी देखो पहला फॉल्स आ रहा है, लास्ट वाले में पहला फॉल्स आ रहा है तो लास्ट में इधर ट्रू आएगा ही आएगा। ये दिक्कत देता है बस, ट्रू देन फॉल्स जो है वो दिक्कत देता है, वो फॉल्स हो जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो होता क्या है, पी देन क्यू, क्यू देन पी का एंड। तो पी देन क्यू ये लिखा है, क्यू देन पी ये लिखा है, इन दोनों का एंड, ये हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, ये हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ भाई, अब अपन दोनों का एंड निकालते हैं। ये तो बच्चों का काम है, एंड निकालना बच्चों का काम है, तो आप ही करो ना भाई, बच्चों का काम मैं क्यों करूंगा। हाँ भाई प्रणव, तुम बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या आएगा पहली वाली जगह पर, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, ट्रूथ, एंड और में तो इतना सोचना ही नहीं है भाई। एंड में क्या होता है, दोनों को साथ में ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स तो खत्म, खेल ही खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, लिख डालो यहां तक। तो अपने को क्या पता चला कि डबल इंप्लीकेशन का आंसर क्या आता है, TFFT। सिंगल इंप्लीकेशन का आंसर क्या आता था, TFTT। याद मत रखो, कुछ भी याद मत रखो, बस ये एक स्पेशल केस आपको जो है याद रखना होता है कि पहला फॉल्स हो जाता है। सर वो स्पेशल केस मुझे लाइक अच्छे से वो क्लियर नहीं हुआ है। पता है मुझे, ठीक है ठीक है, बताता हूँ मैं। वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया ना कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। वहां पे एम्बिग्यूटी हमेशा आती है क्योंकि ऐसा लगता है कि यार वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है ना। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल्स नहीं दे सकते। जैसे अंपायर लोग कभी उनको लगता है ना कि यार रन आउट है या नहीं है, अगर डाउट होता है तो फिर वो बैट्समैन के फेवर में चला जाता है। ठीक है, और नो बॉल के लिए अगर आप लाइन के ऊपर हो एकदम तो वो बॉलर के फेवर में चला जाता है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो कंपाउंड जो इसका देन स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना, दोनों चांसेस ओपन है अपने लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ यू ड्राइव एट मोर देन, इसी से समझने की कोशिश करते हैं, 70 kmph देन यू गेट अ फाइन। मान लो आपने 70 के ऊपर ड्राइव नहीं करा है ना, तो पी स्टेटमेंट की बात कब ट्रू होती, जब आप 70 प्लस जाओगे तभी ट्रू होगा पी स्टेटमेंट। अगर आप 70 प्लस नहीं गए, 70 माइनस हो आप, तो इट इज फॉल्स। ऐसे ही देखेंगे ना अपन, तब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और क्यू कब ट्रू होगा, व्हेन यू एक्चुअली गेट अ फाइन। जब आपको फाइन लगता है तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और जब आपको फाइन नहीं लगता है तो ये स्टेटमेंट अपने आप फॉल्स हो जाएगा, है ना। अपन इसको बाइनरी में समझने की कोशिश कर रही है, बाइनरी जैसे ये 1010। अब हमने थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला कि पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। एफ मतलब ये मतलब आप 70 से ऊपर नहीं गए। आप 70 से ऊपर नहीं गए मतलब मान लो आपकी स्पीड 50 थी, ठीक है, आपकी स्पीड 50 थी, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है मतलब कि ये हो रहा है, और ये हो रहा है मतलब आपको फाइन लगा है। आपको फाइन लगा है तो क्या बात बन रही है कि आपकी स्पीड 50 थी, उसके बाद भी आपको फाइन भरना पड़ा। तो कोई बच्चा अगर आके बोलता है कि यार मैंने 70 के नीचे चलाया फिर भी फाइन लग गया मुझे, तो उसकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है ना। उसकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सही होने वाले चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइन लगने का क्राइटेरिया बहुत सारा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स बना रखे। तो फाइन लगना जो है, जरूरी नहीं है कि बस आप 70 के ऊपर जाओगे और फाइन लगेगा। हो सकता है कि आप 70 से कम में हो और आपने गाड़ी वाड़ी ठोक दी हो, या आप रॉन्ग साइड चले गए, या आपने सिग्नल तोड़ दिया हो। बहुत सारे तरीके हैं तो फाइन लगाने के। तो फाइन लगा है इसको, तो इस बात को हम लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि हो सकता है कि ये ट्रू। ठीक है, ये डेफिनेटली एम्बिग्यूअस है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला भी था, ये बेनिफिट ऑफ जो डाउट। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो ट्रुथ टेबल है वो सिर्फ उस एग्जाम्पल के लिए है या फिर जनरल है वो? नहीं, वो जनरल है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जांपल्स। ये ट्रुथ टेबल पी देन क्यू का ट्रुथ टेबल है। मैंने उस एग्जांपल की मदद से समझाया है, वरना आपको वो समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या हुआ था ना तो कि फिर हाँ, मैंने वो एग्जांपल को कोई अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता कि जहाँ पे गाड़ी का स्पीड ही सिर्फ ऐसा क्राइटेरिया है जिसपे फाइन लगता है, नहीं, तो
यहाँ पे फिर वो डिफाइन करके दिया जाता है ना यार। यहाँ पे अगर बोल देता है इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 kmph, और आपको कुछ ऐसा बोल देता है कि इट इज दी ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ फाइन, तो आप सोचते उस तरीके से, है ना, तब आप उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बस ऐसा बोला गया कि इफ यू ड्राइव एट मोर देन 70 देन यू गेट अ फाइन, इफ यू डू नॉट ड्राइव एट मोर देन 70 देन यू माइट गेट अ फाइन और यू माइट नॉट, क्योंकि फाइन लेने का तरीका बहुत कुछ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप जैसा बोल रहे हो कि कोई और कॉन्स्टिट्यूशन होता तो, इतना मत सोचो, ठीक है, इतना मत सोचो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देन वाला जो है इसमें एम्बिग्यूटी बहुत सारी है तो ना। फिर फॉल्स देन ट्रूथ के इसमें हमेशा ट्रू ही होगा। हाँ, वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि फाइनल रिजल्ट जो हो गया आपका, कि एक तरीके से आप याद रख लो कि पहला फॉल्स है अगर, तो ओवरऑल बात ट्रू हो जाएगी, चाहे आगे वाला, जैसे यहाँ पे पहला वाला फॉल्स हुआ तो ये आगे वाला कुछ भी हो, आंसर तो आपका ट्रू ही आएगा। दोनों ट्रू हो गए तो भी ट्रू आएगा, बस एक ही केस में फॉल्स आता है। अब आपको क्या करना है कि इस बात को आगे ध्यान रख लेना है, काइंड ऑफ इसको आप याद भी रख सकते हो, है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन जो था, मैं चाहता तो आराम से स्किप कर देता कि आप इसको रट लो, बट मैंने एम्बिग्यूटी के थ्रू समझाने की कोशिश करी, क्योंकि बिकॉज इट इज एक्चुअली ए मैथमेटिकल एम्बिग्यूटी, है ना। यहाँ पे डाउटफुलनेस आती है, बट जो प्रोबेबिलिटी के, आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करोगे ना कि उसको फाइन लग गया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसको फाइन सही में लग गया होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और तरीका हो भी फाइन लगने का। तो ऐसे ही अपन ने एक डाउट दे दिया। ये तो वन ऑफ दी एग्जांपल्स है यार, ऐसा और भी कोई एग्जांपल लिया जा सकता था, बट मेरे को ये एग्जांपल सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा सूटेड लगता है, इसलिए मैंने बताया। ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, ठीक है। अगर इतना डाउटफुल होता या इतना इंपॉर्टेंट होता वो, कि नहीं उसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो खिसक जाए, तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताता। मेरे को पता है उसमें ज्यादा सोचोगे ज्यादा फंसोगे, बस इतना याद रखो आपकी TF फॉल्स होगा बस, ठीक है। चलिए, तो इसका ट्रुथ टेबल मैंने बनाया, ये भी मत रटो आप, ये अपन वक्त के साथ साथ वहीं की वहीं हाल की हाल बनाएंगे, सारे ट्रुथ टेबल हाल की हाल बनाएंगे। बस P देन Q का ट्रुथ टेबल जो है वो आप याद रख लीजिए एक बार, कि शुरुआत में फॉल्स आ गया तो बाद में ट्रू आएगा ही आएगा। अब इसका अलजेब्रा है वो अपन कल पढ़ेंगे, काफ़ी आसान है, बहुत छोटा पार्ट बचा है ना, एकदम स्मॉल फिट, देन बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, यहाँ पे मैंने लिखे हुए, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से रिवाइज करना है इसको, और आपका होमवर्क जो है वो P&C का होमवर्क रहेगा। मैंने आपको मॉड्यूल कल कहाँ तक दिया था? 80 तक हो गए, कहाँ तक? 80 तक हो गए। 80 तक हो गया है ना। अब मॉड्यूल 100 दिया था ना कल का होमवर्क। 110 दिया होगा यार मैंने। हाँ कल दिया था। हाँ तो शायद मैं लीव किया था तुम। हाँ, तुम उसको अटेंड करो, कल का क्लास जो है 110 तक मैंने दिया था। आप लोग मॉड्यूल जो है 150 तक करें, हो जाएगा, है ना। मॉड्यूल आराम से हो जाएगा। कल मैं मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा क्लास के बाद, 1 घंटे में ये हो जाएगा। फिर अपन